मौन की शक्ति, नीत्शे का दर्शन और वास्तविक नियंत्रण। कल्पना कीजिए कि आप एक गर्मागर्म बहस के बीच में खड़े हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। हर शब्द एक हथियार की तरह लगता है। हर वाक्य एक लड़ाई है। आप सावधानी पूर्वक अपना अगला जवाब तैयार करते हैं, ये साबित करने के लिए दृढ़ है कि आप सही हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी तो वही कर रहा है। आप दोनों में से कोई भी सुन नहीं रहा है, केवल पलटवार करने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा है। और फिर नीत्शे बीच में आता है। वह किसी का पक्ष नहीं लेता। वह आपको ये नहीं बताता कि क्या कहना है। इसके बजाय वो आपके कान में कुछ परेशान करने वाली बात फुसफुसाता है। आप पहले ही हार चुके हैं। उसका क्या मतलब है? आप लड़ रहे हैं, आप अपना बचाव कर रहे हैं, आप अपनी जगह पर खड़े हैं। इसका मतलब हार कैसे हो सकता है? नीत्शे के अनुसार जिस क्षण आप इस तरह की लड़ाई में शामिल होते हैं, आप पहले ही अपनी शक्ति समर्पित कर चुके होते हैं। उनका तर्क है कि असली ताकत सही होने के लिए लड़ने से नहीं आती, ये कहीं अधिक अप्रत्याशित चीज से आती है। तो ये छिपी हुई शक्ति क्या है और क्यों मौन अक्सर शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है? चलिए उनके दर्शन में गोता लगाएं और उस मौन चाल को उजागर करें जो आपको वास्तविक शक्ति देती है। बहस क्यों करते हैं हम? ज्यादातर लोग मानते हैं कि शक्ति बहस जीतने, दूसरों को गलत साबित करने और बातचीत पर हावी होने से आती है। लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग था। उनका मानना था कि शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि नियंत्रण में होती है। अगर आपने कभी खुद को किसी गर्मागर्म बहस में पाया है तो आप जानते हैं कि चीजें कितनी जल्दी बिगड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर पूछा है कि लोग बहस क्यों करते हैं? सच कहूँ तो ज्यादातर बहसें सच्चाई के बारे में नहीं होती, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतों के बारे में होती है। ये अहंकार की सुरक्षा के लिए होती है। लोग बहस इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी पहचान दांव पर लगी होती है। ये स्वीकार करना कि वे गलत हैं खुद का एक हिस्सा खोने जैसा लगता है। हमारा मन हर कीमत पर इसका विरोध करता है। कई बहसें तथ्यों या तर्क के बारे में नहीं होती, वे प्रभुत्व की लड़ाई होती है। आखिर में कौन बोलता है? कौन स्वर को नियंत्रित करता है? कौन दूसरे को उसकी मानसिकता से पीछे हटने पर मजबूर करता है? कुछ लोग इसलिए बहस नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी बात पर विश्वास है, बल्कि इसलिए कि वे अपने साथियों द्वारा बुद्धिमान, आत्मविश्वासी या मजबूत देखे जाना चाहते हैं। नीत्शे इन सभी व्यवहारों को कमजोरी के संकेत के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि जो लोग बहस पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें उसी क्षण नियंत्रित कर लिया जाता है। जब आप किसी को उकसाने देते हैं तो आप पहले ही नीत्शे की इच्छा शक्ति और यूबरमेंश को खो चुके होते हैं। नीत्शे का उबरमेंश, मौन में शक्ति। नीत्शे के प्रसिद्ध विचार इच्छा शक्ति को अक्सर गलत समझा जाता है। ये क्रूर बल के बारे में नहीं है, ये वास्तविकता पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता के बारे में है। इसमें हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे मजबूत शक्ति प्रतिक्रिया न करने की क्षमता होती है, और यहीं पर उबरमेंश का आदर्श रूप आता है। नीत्शे के दर्शन में श्रेष्ठ व्यक्ति यानी उबरमेंश औसत व्यक्ति की तरह भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील नहीं होता है। वह सिर्फ जीतने या एक बात साबित करने के लिए बहस नहीं करता। इसके बजाय वह चुनता है कि कब शामिल होना है और कब चुप रहना है, क्योंकि शक्ति बात करने के बारे में नहीं है, ये पूरी बातचीत को नियंत्रित करने के बारे में है। एक उदाहरण लीजिए। एक मीटिंग की कल्पना करें जहां दो लोग बहस कर रहे हैं। एक जोर से आक्रामक होकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो सही है। दूसरा शांत और संयमित है। वह बोलने से ज्यादा सुनता है। वह भावनात्मक रूप से बहस में नहीं घसीटा जाता, लेकिन जब वो अंततः कुछ कहता है तो वह शक्तिशाली होता है, सही समय पर होता है और पूरी बातचीत को बदल देता है। यहाँ वास्तव में शक्ति किसके पास है? मैं तर्क दूंगा कि जो व्यक्ति नियंत्रण में रहता है, जो भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करता है, हमेशा लंबी दौड़ में जीतता है। रणनीतिक चुप्पी बहस जीतने से ज्यादा शक्तिशाली क्यों है? सही तरीके से इस्तेमाल किया गया मौन कमजोरी नहीं है,
यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। यही कारण है कि नीचे की शक्ति का संस्करण लड़ने के बारे में नहीं है। ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही युद्ध के मैदान पर नियंत्रण करने के बारे में है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, ये एक उपकरण है, एक हथियार है जिसका उपयोग इतिहास के महानतम दिमागों ने बौद्धिक चर्चाओं और युद्ध की लड़ाइयों पर हावी होने के लिए किया। नीचे का शक्ति का विचार जोरदार बहस या बहस जीतने के बारे में नहीं था। ये प्रभाव, नियंत्रण और रणनीतिक संयम के बारे में था। चलिए 3 महान हस्तियों को देखें जिन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया। 1. सुकरात, बिना लड़े जीतना। सुकरात कभी भी पारंपरिक तर्कों में शामिल नहीं हुए। उन्होंने चिल्लाकर हमला नहीं किया या अपनी बात को बल देने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो इतनी शक्तिशाली है कि आज भी बौद्धिक चर्चाओं को आकार देती है। सुकराती विधि, ये सवाल करने का एक ऐसा तरीका था जिसने लोगों को अपने ही विरोधाभासों को उजागर करने के लिए प्रेरित किया। इसकी कल्पना कीजिए, एक घमंडी एथेनियन राजनेता शहर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होने का दावा करता है। उसे सीधे चुनौती देने के बजाय सुकरात बस पूछते हैं, ज्ञान क्या है? अपनी बुद्धि को साबित करने के लिए उत्सुक व्यक्ति इसे परिभाषित करना शुरू कर देता है, लेकिन सुकरात द्वारा पूछे गए हर सवाल के साथ परिभाषा बिखर जाती है। राजनेता जो कभी इतना आश्वस्त था, अब अपने ही शब्दों पर लड़खड़ाता है, ये महसूस करते हुए कि जिस अवधारणा के बारे में वह दावा करता है उसकी उसे कोई सच्ची समझ नहीं है। सुकरात को लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वे गलत थे। उन्होंने उन्हें खुद इसका एहसास कराया। उन्होंने एक मौलिक सत्य को समझा, लोग वो स्वीकार नहीं करते जो आप उन्हें बताते हैं, वे केवल वही स्वीकार करते हैं जो वे स्वयं खोजते हैं। यही मौन शक्ति का सार है। 2. स्टीव जॉब्स, नियंत्रित संघर्ष की कला। अगर सुकरात सवालों के माध्यम से हावी होते थे तो स्टीव जॉब्स रणनीतिक अनुनय के माध्यम से हावी होते थे। वे बहस से बचते नहीं थे, वे उन्हें व्यवस्थित करते थे। एप्पल में उनका नेतृत्व हर छोटे विवरण पर बहस करने के बारे में नहीं था, ये बड़ी बातचीत को नियंत्रित करने के बारे में था। जॉब्स का एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत था, आप अनावश्यक झगड़ों पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, लेकिन जब कोई चीज वास्तव में मायने रखती है तो आप पूरी तरह से इसमें लग जाते हैं। एक मशहूर उदाहरण है जहां जॉब्स ने लोगों को जीतने के उद्देश्य से बहस की, किसी बात को साबित करने के लिए नहीं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आपके शब्द लोगों को कार्रवाई की ओर नहीं ले जाते हैं तो वे सिर्फ शोर है। 3. मियामोतो मुसाशी, मूक समुराई जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत गया था। अब चलिए दर्शन और व्यापार से परे युद्ध के मैदान में चलते हैं। मियामोतो मुसाशी, अपराजित समुराई, एक सरल सत्य को समझता था, लड़ाई जीतने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी तलवार कभी न निकालें। मुसाशी ने 60 से ज्यादा द्वंद्व जीते, लेकिन सिर्फ शारीरिक कौशल से नहीं। उनकी सबसे बड़ी जीत मनोवैज्ञानिक थी। उन्होंने दिमाग के खेल खेले, लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने विरोधियों को परेशान कर दिया। एक मशहूर उदाहरण सासाकी कोजिरो के खिलाफ उनका द्वंद्व है। कोजिरो एक कुशल तलवारबाज था जो अपनी घातक गति के लिए जाना जाता था, लेकिन मुसाशी ने उसे सीधे चुनौती नहीं दी, बल्कि वह द्वंद्व में घंटों देर से पहुंचा। कोजिरो और दर्शकों की प्रतिक्रिया ने उसे मानसिक रूप से थका दिया। जब मुसाशी आखिरकार पहुंचे तो उन्होंने कोजिरो को पहले ही मनोवैज्ञानिक रूप से हरा दिया था। मुसाशी ने साबित कर दिया कि मौन, धैर्य और मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व अक्सर क्रूर बल से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। नीचे का उबरमेंश इस जाल से कैसे बचता है? हम बहस क्यों करते हैं? हमें अपने विचारों का बचाव करने के लिए, वापस लड़ने के लिए, खुद को सही साबित करने की जरूरत क्यों महसूस होती है, तब भी जब बहस कहीं नहीं जा रही हो? ज्यादातर लोग मानते हैं कि तर्क सत्य के बारे में होते हैं। वे नहीं होते। तर्क शक्ति के बारे में होते हैं। जितना अधिक आप बहस करते हैं, उतना ही आप अपने बारे में अपनी असुरक्षाओं को प्रकट करते हैं, अपने भावनात्मक ट्रिगर को। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
आप ये दर्शाते हैं कि कोई और आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर रहा है। नीत्शे ने इसे गहराई से समझा। वास्तविकता में हम अक्सर गहरी जड़ें जमाए मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। चलिए इसे समझते हैं। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। आपका मस्तिष्क जीतना चाहता है, सीखना नहीं। हमारा दिमाग पूर्वाग्रहों से भरा है जो हमें तर्कसंगत रूप से बहस करने में भयानक बनाते हैं। सबसे बड़े अपराधी पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कंफर्मेशन बायस है। हम केवल उन सूचनाओं की तलाश करते हैं जो हमारे पहले से विश्वास का समर्थन करती है। जब कोई हमारे विश्वासों को चुनौती देता है तो हम अपना विचार नहीं बदलते हैं, हम दोगुना हो जाते हैं। नीत्शे का उबरमेंश इस जाल से बचता है। वह सुनता है, देखता है और चुनता है कि बातचीत में शामिल होने लायक है या नहीं। भावनात्मक ट्रिगर। हम तर्कों को व्यक्तिगत रूप से क्यों लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ तर्क आपको क्रोधित क्यों करते हैं जबकि अन्य आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम तर्क पर बहस नहीं करते, हम पहचान पर बहस करते हैं। जब कोई हमारे साथ गहरे स्तर पर असहमत होता है तो ये एक व्यक्तिगत हमले की तरह लगता है। यही कारण है कि राजनीति, धर्म या दर्शन के बारे में बहस इतनी जल्दी बदसूरत हो जाती है। उबरमेंश इस जाल में नहीं फंसता। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह देखता है, विश्लेषण करता है और फिर निर्णय लेता है कि प्रतिक्रिया देनी है या नहीं। मान्यता की आवश्यकता। अधिकांश तर्कों के मूल में लोगों के बहस करने का वास्तविक कारण सत्य नहीं बल्कि अहंकार है। लोग सिर्फ सही नहीं होना चाहते हैं, वे सही और समझने वाले के रूप में देखे जाना चाहते हैं। नीत्शे ने देखा कि अधिकांश मनुष्य झुंड से मान्यता चाहते हैं। वे सत्य को खोजने के लिए नहीं बल्कि अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बहस करते हैं। लेकिन उबरमेंश को मान्यता की जरूरत नहीं है, वह अपनी सच्चाई खुद बनाता है। नीत्शे की सच्ची शक्ति। नीत्शे का दर्शन हमेशा चुप रहने के बारे में नहीं है, ये अपनी लड़ाइयों को चुनने के बारे में है। अपने आप से पूछें, क्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ या इसलिए कि मैं मजबूर महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया कर रहा हूँ या मैं अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख रहा हूँ? क्या यह तर्क मेरी ऊर्जा के लायक है या मैं सिर्फ अपने अहंकार को बढ़ा रहा हूँ? जैसा कि नीत्शे ने देखा, सच्ची शक्ति शब्दों में नहीं है, ये शब्दों से पहले मौन में है। वह विराम जो दूसरों को केवल तभी बोलने के निर्णय में झुकता है जब यह मायने रखता है। और यही वह मौन चाल है जो आपको शक्ति देती है। मौन शक्तिशाली है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा चुप रहना चाहिए? नहीं, मौन एक हथियार हो सकता है, लेकिन इसे अंधाधुंध तरीके से चलाना उतना ही मूर्खतापूर्ण हो सकता है जितना बिना सोचे समझे बोलना। नीत्शे का उबरमेंश छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करता, लेकिन वो आवश्यक लड़ाइयों से भी नहीं भागता। वह जानता है कि संघर्ष शक्ति के लिए एक कठिन परीक्षा हो सकती है। अधिकांश लोग तर्कों से क्यों बचते हैं? क्योंकि वे असहज होते हैं। लेकिन नीत्शे समझ गया कि असुविधा शक्ति को जन्म देती है। उसने संघर्ष को आवश्यक माना, न कि टालने योग्य। कमजोर विचारक चुनौतियों से बचते हैं, मजबूत विचारक उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि चुनौतियां परिष्कार को बल देती है। एक योद्धा की कल्पना कीजिए जो कभी युद्ध में नहीं उतरता, एक ब्लेड जिसका कभी स्टील के खिलाफ परीक्षण नहीं होता, वह कभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। उसी तरह एक मन जिसे कभी चुनौती नहीं दी जाती, वो सुस्त, कमजोर और नाजुक बना रहता है। अपने आप को सही साबित करने के लिए बहस करने और वास्तविकता को आकार देने के लिए बहस करने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। नीत्शे ने इसे समझा। महानतम नेता, दार्शनिक और दूरदर्शी बहस से बचते नहीं हैं, वे उन्हें रणनीतिक रूप से उपयोग करते हैं। उबरमेंश अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए बहस नहीं करता, वो उद्देश्य के साथ बहस करता है। वह बहस से नहीं डरता था, उसने संघर्ष को अपनाया, लेकिन अपनी शर्तों पर। यदि कोई तर्क आपको कमजोर बनाता है तो उससे बचें। यदि कोई तर्क आपको मजबूत बनाता है तो उसमें शामिल हों। यदि कोई तर्क सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाला है
तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करें। सच्ची शक्ति अकेले मौन में नहीं, बल्कि ये जानने में निहित है कि कब बोलना है और कब रुकना है। तो ये चुनौती है। अगली बार जब आप बहस करने वाले हों, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकें। देखें कि दूसरा व्यक्ति अपनी कमजोरियों को कैसे प्रकट करता है। देखें कि वे आपको अपने डर, अपनी असुरक्षाओं को केवल अपने बोलने के तरीके से कैसे दिखाते हैं। और फिर जब सही समय हो, अपने शब्दों का चयन करें। एक गुरु की तरह बोलें या बिल्कुल न बोलें, क्योंकि सच्ची शक्ति मौन है।